टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको हम वी से डोनेट करते हैं। लास्ट लेक्चर हमने जब डाइवर्जेंस और कर्ल पढ़ा था तो हमने लेक्चर को एंड किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कर्ल होता है वो इक्वल टू ज़ीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड तभी होगी अगर उसका कर्ल जो है वो ज़ीरो है। अब जैसे हमें एक एग्जांपल गिवन थी कि ई इज इक्वल टू वाई एक्स यूनिट वेक्टर, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं, हमें कैसे पता लगेगा? सबसे पहले हम इसका कर्ल लेंगे। अगर इसका कर्ल ज़ीरो के इक्वल आता है इट मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अगर कर्ल ज़ीरो आता है तो इट मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अगर कर्ल ज़ीरो नहीं आता तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कोई नॉर्मल वेक्टर है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू हेल्मट्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर किसी वेक्टर का कर्ल जो है वो ज़ीरो है तो वो वेक्टर जो होगा वो इक्वल होगा ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर फंक्शन। ठीक है, हम ग्रेडियंट लेते ही किसी स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट लिए हुए हमने, तो हम किसी स्केलर फंक्शन का लेते थे। तो इसी तरह अगर किसी वेक्टर का कर्ल जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है ना, तो ये जनरल स्टेटमेंट है कि अगर किसी वेक्टर का कर्ल ज़ीरो आ जाए तो वो वेक्टर ग्रेडियंट के किसी भी यहाँ पे कोई स्केलर फंक्शन होगा उसके ग्रेडियंट के इक्वल हो जाता है। तो इसी तरह इसको यूज़ करते हुए हमने कहा कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि एक वेक्टर है उसका कर्ल अगर ज़ीरो है तो इट मीन्स कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी किसी ग्रेडियंट के इक्वल होगी, किसी स्केलर फंक्शन के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? एक वेक्टर जैसे जनरल स्टेटमेंट में हमारे पास एक वेक्टर था, फिर ग्रेडियंट और यहाँ पे कोई स्केलर फंक्शन आना था। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है, अगर इसका कर्ल ज़ीरो है तो ये किसके इक्वल है? ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर फंक्शन, और वो स्केलर फंक्शन इस केस में क्या है? पोटेंशियल। अब इसमें नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट के इक्वल होता है ये। तो इस केस में हमारे पास ये जो v है ये क्या है? एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है जो कि क्या है? कोई स्केलर फंक्शन है। और ये हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि एक वेक्टर फंक्शन है, और ये चीज़ क्या हो गई? ग्रेडियंट। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का जब नेगेटिव ग्रेडियंट लेते हैं तो उसको जब हम प्रॉब्लम्स करते हैं तो उसमें भी हम क्या करते हैं? सबसे पहले v फाइंड आउट करते हैं, देन हम उसका नेगेटिव ग्रेडियंट ले लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट हो जाती है। नेक्स्ट जो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे वो इसका उस पर क्वेश्चन आ सकता है कि इसका प्रूफ करें, या फिर इसका क्वेश्चन आ सकता है कि रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम कहते हैं कि एक चार्ज है, एक सोर्स चार्ज है और एक यहाँ पे पॉइंट चार्ज है। अगर हम इस पॉइंट चार्ज की भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस सोर्स चार्ज की भी कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मुझे क्या करना है? इस जो मैंने पॉइंट चार्ज है इसको मैंने इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। अगर मैं इसको इस इन्फिनिटी से उठा के एक कोई ना कोई भी डिस्टेंस जो कि मैं आर कह रही हूँ, मैं इस आर पॉइंट पे इसको लाऊं तो मैं इसको क्या कर रही हूँ? अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ला रही हूँ, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज भी क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और ये चार्ज भी क्या है? पॉजिटिव। तो मैं इसको अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाऊंगी तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसको हम बोलते हैं कि वो हमारे पास होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके इक्वल हो गया? ई डॉट डी एल। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल होता है ई डॉट डी एल। अब इस केस में जब हम इसको इन्फिनिटी से आर पॉइंट पे ला रहे हैं तो इस केस में क्या होगा? एक तो नेगेटिव क्योंकि हम अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ला रहे हैं, और दूसरा हम इसको ओ से आर, हम इसको ज़ीरो टू आर ला रहे हैं। नेगेटिव इसलिए क्योंकि ये अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ला रहे हैं। उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमने दो पॉइंट्स के दरमियान फाइंड आउट करना हो तो हम कैसे करेंगे? एक पॉइंट है मेरे पास ए और एक है बी, और मुझे इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। अगर मैं ये एक पाथ चूज़ करूँ ओ टू बी, और एक ये पाथ जो कि मेरे पास है ए और बी पे, इनके दरमियान जो होगी वो आर बी और इसकी क्या होगी? आर ए। ठीक है, और एक इस तरह से ये फिगर बन गई। अब इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? वी बी माइनस वी ए। पोटेंशियल डिफरेंस इस तरह लिखते हैं, नेगेटिव ऑफ ई डॉट डी एल, और कहाँ से? ए टू बी। अब ये कैसे आया इस चीज़ को देखेंगे। वी बी, पोटेंशियल ऑफ वी बी क्या? बी का पोटेंशियल क्या होगा? सबसे पहले ई डॉट डी एल
और नेगेटिव साइन। अब बी के लिए हम क्या लिखेंगे, ओ से बी, उसके बाद माइनस साइन। वी ए के लिए पोटेंशियल क्या होगा, माइनस ई डॉट डी एल उसी तरह, और 0 टू ए। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे इस ए वाले को पहले लिख दूंगी और बी वाले को बाद में। तो मैंने यहाँ पे ए को पहले लिख दिया क्योंकि उसके साथ पॉजिटिव था, और इसको बाद में लिखा। देन अगेन मैंने दोबारा वही काम कर दिया, पहले बी को लिखा देन प्लस ए, क्योंकि जब नेगेटिव साइन आएगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते, तो मैंने इसी तरह उसको पहले लिख दिया। अब हमारे पास ई डॉट डी एल क्या है, एक लाइन इंटीग्रल है। तो जो हमारे पास लाइन इंटीग्रल होता है वो क्या होता है, पाथ से इंडिपेंडेंट होता है। अब अगर हम इन दोनों में देखें, ई डॉट डी एल, ई डॉट डी एल, ये हमारे पास दोनों क्या है, सेम है। अगर ये सेम है, ठीक है, ये दोनों क्या है, सेम है। और लाइन इंटीग्रल हमारे पास क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। अगर वो डिपेंड करता है तो वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पे, पाथ पे डिपेंड करता है, पॉइंट्स पे डिपेंड करता है, पाथ पे इंडिपेंडेंट होता है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई डॉट डी एल एक ही दफ़ा आ जाएगा, ए टू बी। क्या आप पहले इधर से जाओ फिर इधर से जाओ, या फिर आप इधर से डायरेक्ट चले जाओ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पाथ पे क्या है, इंडिपेंडेंट होता है आपका, ये सेम आता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो सेम रहेगा। देन अगर हमें इस चीज़ को प्रूफ करना है तो आगे हम लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू ग्रेडियंट थ्योरम, ठीक है, हम क्या यूज़ करेंगे, ग्रेडियंट थ्योरम। हमने जो ग्रेडियंट थ्योरम पढ़ा था वही था डेल टी डॉट डी एल टी बी माइनस टी ए, ठीक है। तो अब टी क्या था, हमारे पास कोई भी स्केलर फंक्शन था, तो ग्रेडियंट में क्या होता है, हमने किसी स्केलर फंक्शन का लेना होता है। तो यहाँ पे वी भी हमारे पास क्या, कोई स्केलर फंक्शन है, तो हमने टी की जगह यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास वी था तो उसकी जगह हमने वी लिखा है, और वो ये सेम थ्योरम लगा दिया। उसके बाद हम जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, उसकी वैल्यू सिंपल डालेंगे, ई डॉट डी एल, ठीक है। ई डॉट डी एल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, मीन से वी क्या होता है, ई डॉट डी एल, ये इसके साथ कैंसिल, डी एल के साथ कैंसिल, पीछे रह गया डेल वी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ई इज इक्वल्स टू माइनस डेल वी। तो ये हमारे पास एक तो यहाँ पे इसका प्रूफ आ गया और रिलेशन भी आ गया बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या है, एक वेक्टर है। अगर ये एक वेक्टर है तो इसमें हमारे पास क्या होगा, ई एक्स के 3 कंपोनेंट होंगे, ई एक्स, ई वाई, ई जी। जबकि हमारे पास जो ये पोटेंशियल है ये क्या है, एक स्केलर है। अगर ये स्केलर है तो इसकी तो डायरेक्शंस वगैरह नहीं होंगी। तो हम जब बोलते हैं कि 10 वोल्ट की बैटरी है तो हम 10 वोल्ट ही सिंपल बोलते हैं, एक वर्ड ही बोलते हैं, ये नहीं बोलते 10 वोल्ट एक्स 10 वोल्ट वाई, तो हम वो नहीं बोलते। ये स्केलर है तो इसका क्या होगा, एक ही वैल्यू आती है, जबकि इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि हम अगर इसके ऊपर क्या एक ऑपरेटर लगाएं तो ये तीनों वैल्यूज़ को क्या कर ले, तीनों वैल्यूज़ को रिजॉल्व करें और हमें एक वैल्यू देता है। ये हमें तीनों वैल्यूज़ को रिजॉल्व करके एक वैल्यू है, इन तीनों वैल्यूज़ को रिजॉल्व करके हमें एक वैल्यू देता है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि हमें तीनों को रिजॉल्व करके कोई एक वैल्यू दे रहा हो, ठीक है। मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ कि इस पर ऑपरेट करने से, क्योंकि ये डेल क्या है, एक ऑपरेटर है, हम इस पर ऑपरेट कर रहे हैं ना, तो जब हम इस पर ऑपरेट करते हैं तो हमें एक वैल्यू देता है। इट मीन्स कि ई एक्स ई वाई ई जी क्या है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। तो यहाँ पे मैंने लिखूँगी दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। ये तीनों जो है आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है। अब इंटर रिलेटेड कैसे हैं, ये इंटर रिलेटेड इस तरह से कि इस प्रॉपर्टी की वजह से कि डेल अगर हम कर्ल लें इलेक्ट्रिक फील्ड का तो वो क्या आता है, ज़ीरो आता है। तो मैंने यहाँ पे कर्ल लिया और जब मैंने कर्ल लिया तो मेरे पास ये चीज़ आई। अब कर्ल जो है वो क्या है, ज़ीरो है, तो इन तीनों टर्म्स को मैं क्या रखूँगी, इक्वल्स टू ज़ीरो रखूँगी। तो जब मैं इस टर्म को इक्वल्स टू ज़ीरो रखूँगी तो पार्शियल
पार्शियल बाय पार्शियल वाई ईजी इज इक्वल्स टू पार्शियल बाय पार्शियल जी ई वाई। ठीक है, तो इसका यहाँ पे इस टर्म को, क्योंकि कर्ल ज़ीरो था तो मैंने यहाँ पे ज़ीरो रखा, तो यहाँ पे ई जी और ई का वाई कंपोनेंट क्या है, आपस में इंटर रिलेटेड है। इसी तरह बाकियों को भी इक्वल्स टू ज़ीरो रख के इनके भी इंटर रिलेशंस देख लेंगे। तो इस तरह से मेरे पास इनके इंटर रिलेशंस आ गए कि ये इंडिपेंडेंट नहीं है, आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है। इसीलिए हमारे पास जो होती है वो एक डेल ऑपरेटर लगाने से एक वैल्यू आ रही होती है। फिर उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कि हमारे पास जो हम लेते हैं ओरिजिन सपोज करते हैं, तो वो किस तरह का होना चाहिए या उसको चेंज करने से कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे। नेक्स्ट है कि रेफरेंस पॉइंट अगर हम चेंज कर लें तो उससे अफेक्ट आता है तो नहीं। अगर हम रेफरेंस पॉइंट को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, तो उसमें हम एक कांस्टेंट को ऐड करते हैं। अब कांस्टेंट को कैसे ऐड करते हैं, जैसे मेरे पास अगर मैं वी आर ले रही थी माइनस ई डॉट डी एल होता है इंटीग्रेशन, अगर मैं ओरिजिन से आर तक ले रही थी ओ टू आर। अगर अब मैं रेफरेंस पॉइंट अपना चेंज कर रही हूँ और मैं इसको ओ प्राइम पे पहले ले रही हूँ, मतलब कि मैं सबसे पहले ओ प्राइम से गई ओ तक, देन उसके बाद मैं ओ से आर पे गई। तो मेरे पास मैंने क्या किया, अपना रेफरेंस पॉइंट क्या है, चेंज किया है। साथ आप वही चीज़ें लिख दो, ई डॉट डी एल, ई डॉट डी एल। तो यहाँ पे इस केस में क्या, ये चीज़ तो क्या है मेरे पास वी आर ना, तो मैं के को उस वी में क्या करूँगी, पोटेंशियल में क्या कर दूँगी, ऐड कर दूँगी। तो ये बस याद रखनी है प्रॉब्लम्स में भी कि जब आप रेफरेंस पॉइंट को चेंज करोगे तो उसमें सिर्फ कांस्टेंट जो होता है वो ऐड हो जाता है। अब इस कांस्टेंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है उस पर कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं, तो वो सेम रहती है। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस लें चेंज वाली का और वी आर का, तो वो मेरे पास क्या आएगा, वो सेम आएगा, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्योंकि अगर मैं इस चीज़ का डेरिवेटिव लूँ कांस्टेंट का, तो वो तो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। अब इस पोटेंशियल को और देखते हैं। यहाँ तक तो मेरे पास आ गया वी आर प्राइम, क्योंकि इसमें अगर मैंने के को ऐड कर दी तो वी आर प्राइम हो गया। अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है वी ए प्राइम का, तो वी ए प्राइम का क्या होगा, के प्लस वी ए। और अगर इसी तरह वी बी का निकालूंगी तो वो इक्वल होगा के प्लस वी बी। देन उसके बाद वी ए माइनस वी बी प्राइम वाले वी बी माइनस वी ए प्राइम इज इक्वल्स टू वी बी माइनस वी ए। अब वी बी प्राइम माइनस वी ए प्राइम इज इक्वल्स टू वी बी की वैल्यू क्या थी, क्योंकि के से कैंसिल हो जाएगा, पीछे वी ए माइनस वी बी माइनस वी ए ही बचता है। तो मेरे पास ये जो डेल वी प्राइम है ये इक्वल रहेगा डेल वी के ही। तो अगर रेफरेंस पॉइंट में चेंज कर दूं तो मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस में फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसके बाद की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल को भी फॉलो करती है। जैसे कि अगर मुझे फोर्स निकालनी हो ना एक पे, तो मुझे देखनी है, तो मैं सारे फोर्सेस को क्या करूँगी, सारे चार्जेस पे लगने वाली फोर्सेस का सम ले लूँगी। इंडिविजुअल चार्जेस पे जो फोर्सेस लग रही है उनको ऐड करूँगी तो वो मेरे पास टोटल फोर्स के इक्वल आ जाएगी। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होल्ड करता है। अगर मैं इस फोर्स को डिवाइड कर दूँ क्यू से, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होल्ड करेगा अप टू सो ऑन। देन उसके बाद अगर मैं इसका लाइन इंटीग्रल ले लूँ, ठीक है, इंटीग्रेट कर दूँ लाइन इंटीग्रल लेके, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्योंकि वी इक्वल होता है ई डॉट डी एल के ना, तो मेरे पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी वन प्लस वी टू 3। तो इस पे ऊपर मेरे पास क्या लगता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होल्ड करता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे पॉइसन इक्वेशन और लैपलेस इक्वेशंस। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।